पोलराइजेशन। पोलराइजेशन देखिए, अगर हमारे पास एक रस्सी हो, पोलराइजेशन समझा दे रहा हूं, समझ लो एकदम, इससे बढ़िया तरह से पोलराइजेशन एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अगर मान लो हमारे पास एक बहुत बड़ी रस्सी हो, रस्सी, तो जैसे रस्सी हो, है ना, और अगर रस्सी को हमने यहां पे डाल दिया, एक मान लो ये बहुत बड़ी रस्सी है, कितनी बड़ी रस्सी है, बहुत बड़ी रस्सी है। अब इस रस्सी में हमने इस वाले एंड को पकड़ा अपने हाथ से पकड़ लिया, ये एंड, इस एंड को हाथ से पकड़ के थोड़ा सा ऊपर उठा लिया, इस एंड को हाथ से पकड़ के थोड़ा सा ऊपर उठा लिया, और फिर इस एंड को घुमा दिया, सर्कुलर मोशन कर दिया। क्या किया, एक रस्सी ली, रस्सी को थोड़ा सा पकड़ा और पकड़ के घुमा दिया रस्सी को। रस्सी को पकड़ के घुमाओगे तो क्या घटना घटित होगी, सोचिए अपने आप। तो अगर आपने एक रस्सी को एंड को पकड़ा और घुमा दिया तो इस तरह की घटना घटित होगी। मैं डायग्राम बना रहा हूं, आप लोग देखना, है ना। हाँ, ये रस्सी इस तरह से कुछ घूमेगी। आप एस्टिमेशन करिए, कल्पना शक्ति को काम में लो कि कैसा होगा। ऐसे ऐसे घूमती जाएगी ना यार, रस्सी को ऐसे घुमाओ तो भैया उधर से वेव जो है ऐसे घूमते हुए जाएंगी। इसमें है ना कुछ सोचने समझने वाली बात है नहीं, बड़ी सिंपल सी बात है ना। चलिए, ये आपकी रेंज बात आ गई। मैं पता है क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा वेव्स आर वाइब्रेटिंग, waves are vibrating in all directions, waves are vibrating in all directions। ये लाइन में बोलूंगा, ये लाइन में बोलूंगा। अच्छा, ये तो एक काम कंप्लीट कर दिया हमने, waves are vibrating in all directions। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर एक स्लिट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, स्लिट। एक स्लिट लगा दो जी, एक स्लिट लगा दो जी, स्लिट लगा दो, ऐसे स्लिट लगती है। स्लिट में तो फिर स्लिट का मतलब जानते हो आप क्या होता है, स्लिट का मतलब एक कागज का गत्ता होता है। कागज के गत्ते में आप कुछ क्या कर देते हो, छेद कर देते हो। जैसे ये कागज का गत्ता है, मान लो ये कागज का गत्ता है, आप इसमें क्या करो, यहां से एक स्लिट काट दो, छेद कर दो। और जैसे मान लो यहां पे रस्सी है मेरे पास, अब रस्सी को मैं पकड़ करके ऐसे घुमा रहा हूं, है ना, इस रस्सी को इसमें से निकाल दूंगा, इसमें से निकाल दूंगा। तो देखिए दो केस देखो, जब ये स्लिट नहीं थी, इन एब्सेंस ऑफ स्लिट, इन एब्सेंस ऑफ स्लिट द सीन वाज लाइक दैट, वेव्स आर वाइब्रेटिंग इन ऑल डायरेक्शंस। लेकिन जैसे ही मैं इस स्लिट को यहाँ पे फंसा दूंगा, अब क्या होगा, कार्यक्रम तो मैं यहाँ पर वही कर रहा हूं, मेरा प्रोग्राम बदल नहीं रहा है, घुमाने का ही कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन अब हो क्या रहा है कि जो ये स्लिट है, ये उस वाइब्रेशन को रेगुलराइज कर देगी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में स्लिट है। हाँ, नाउ द वाइब्रेशंस विल नॉट बी ऑल राउंड, सब डायरेक्शंस में वाइब्रेशंस नहीं होंगे, अब वाइब्रेशंस रेगुलराइज हो जाएंगे। और अब वेव का हालात मैं बता देता हूं, अलग कलर से बता दूं, हाँ अलग कलर से बता देते हैं। देखिए ऐसा वेव होगा, ऐसा वेव होगा बाद में। मतलब पहले तो ये वेव घूमते हुए आ रही थी, अब ये वेव स्लिट के अलोंग वाइब्रेशंस करते हुए जाएगी। इस घटना को कहते हैं पोलराइजेशन, इस घटना का नाम है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब ये है कि आपने जो ऑल राउंड सभी डायरेक्शंस में जो वाइब्रेशंस हो रहे थे उनको क्या कर दिया, कंस्ट्रेंट बना करके, उनको लिमिटेड बना करके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फिक्स कर दिया है। ये पोलराइजेशन है, ये पोलराइजेशन है। जिस प्लेन में वाइब्रेशंस होते हैं उसको प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस कहते हैं, है ना। तो देखिए प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, है ना, इट इज दैट प्लेन, it is that plane in which, it is that plane in which vibrations are taking place। okay, plane of polarization, plane of polarization ये क्या होती है, ऐसी प्लेन होती है जिसमें नो वाइब्रेशन, है ना। तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इज प्लेन ऑफ नो वाइब्रेशन,
नो वाइब्रेशन, किसी तरह का कोई वाइब्रेशन इसमें नहीं हो रहा है। तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन का मतलब यही है कि उसमें कोई वाइब्रेशन नहीं हो रहा है। अब हम बात करते हैं हमारी लाइट का। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या है, ये तो मैंने ऐसे आपको एग्जांपल देके बताया, असली बात हम लाइट की ही करेंगे, है ना। तो देखिए लाइट की बात मैं कर रहा हूँ। लाइट में क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है, मैग्नेटिक वेक्टर होता है। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेक्टर, मैग्नेटिक वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और दोनों लाइट के प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। तो देखिए लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक वेक्टर, मैग्नेटिक वेक्टर और प्रोपगेशन तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ये बात आप जानते हैं। मैं आपको यहां पर एक बात बताना चाहता हूं कि मैग्नेटिक वेक्टर इज हैविंग नो इफेक्ट ऑन आवर रेटिना। तो देखिए इसमें क्या खास बात है, बी वेक्टर इज हैविंग नो इफेक्ट ऑन आर रेटिना। हमारी जो रेटिना है उस पर ए वेक्टर का कोई, बी वेक्टर का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रेटिना इज अफेक्टेड और सेंसिंग टू ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। रेटिना इज अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। ई वेक्टर से ही अफेक्टेड होती है रेटिना, यानी कि ओनली ई वेक्टर is responsible, only E vector is responsible for vision। हमारे जो विजन होती है ना, आंखों की जो देखने की पावर है, वो केवल इलेक्ट्रिक वेक्टर के कारण है। एक्चुअली में हमारी रेटिना पर मैग्नेटिक वेक्टर का कोई असर होता ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हम केवल इलेक्ट्रिक वेक्टर पर ही विचार करेंगे, मैग्नेटिक वेक्टर पर विचार नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि हमारी आईज पर असर उसी का पड़ता है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक वेक्टर ओनली। अब देखिए जनरली किसी सोर्स से जब लाइट आती है ना, तो लाइट आती है, तो लाइट इधर जा रही है, लाइट इधर जा रही है। आपको हमने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्या हाल होता है कि अगर लाइट जा रही है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी होती थी। मैं यहाँ साइड में बना देता हूँ कि इलेक्ट्रिक वेक्टर आपका वाई डायरेक्शन में होता था, मैग्नेटिक वेक्टर आपका जेड डायरेक्शन में होता था, राइट, और प्रोपगेशन आपका एक्स डायरेक्शन में होता था, है ना। लेकिन यहां अब हमको देखना ही नहीं है मैग्नेटिक वेक्टर को, केवल इलेक्ट्रिक वेक्टर पे बात करना है। तो मैं ये कह रहा था कि किसी भी सोर्स से जब लाइट आती है इन जनरल, तो जो इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है, जो इलेक्ट्रिक वेक्टर ना, वो चारों तरफ वाइब्रेट होते हुए आते हैं। मतलब जैसे यहां से एक वेव थोड़ी निकलती है, कितनी वेव निकलती है लाइट की किसी सोर्स से, काउंट कर सकते हो? किसी सोर्स से लाइट की कितनी वेव निकलती है, काउंट कर सकते हैं क्या? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ना। हालांकि हम आपको कैलकुलेशन करना सिखाएंगे कि किस बल्ब में से कितने फोटोन निकलते हैं कितने सेकंड में, है, ये वाली कैलकुलेशन मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी, है ना। लेकिन फिलहाल जो है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक वेक्टर जो निकलते हैं वो चारों तरफ वाइब्रेट करते हैं। इलेक्ट्रिक वेक्टर जो निकलते हैं वो चारों तरफ वाइब्रेट करते हैं। तो पता है, ये चारों तरफ वाइब्रेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, चारों तरफ वाइब्रेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रिक वेक्टर्स आर वाइब्रेटिंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, in all possible directions perpendicular to the that is propagation. This is direction of propagation. तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर से तो हमें मतलब ही नहीं है, होता तो है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का जो यूज है ना, वो केवल एनर्जी ट्रांसफर के लिए है। आपके जो रेटिना पर सेंस करना है, तो रेटिना का जो सेंस है वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के कारण होता है। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के कारण रेटिना का कोई सेंस नहीं होता। तो मैग्नेटिक फील्ड तो केवल उसकी एनर्जी ट्रांसफर के काम में आता है। ये आपका है ऑल राउंड डायरेक्शन, इसको कहते हैं नॉर्मल लाइट, इसको क्या कहते हैं? नॉर्मल लाइट, है ना, अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड, ये लाइट अनपोलराइज्ड है, नॉर्मल लाइट है, अनपोलराइज्ड है। अब हमारे जो गॉड है, नेचर है ना, नेचर को ही गॉड कहते हैं, गॉड और नेचर एक ही चीज होती है ना। तो नेचर ने कुछ ऐसा कमाल की चीजें हमारी जिंदगी में डाली हैं, वो बड़ी कमाल करती हैं, जैसे टूरमैलिन क्रिस्टल, है ना। इसके अलावा भी कई सारी बातें अभी मैं बताऊंगा आपको।
कि अगर लाइट रे जो अनपोलराइज्ड है, नॉर्मल लाइट है, वो अगर उस टूरमेलिन के क्रिस्टल में से निकाल दी जाए, एक बार पास ऑन कर दी जाए, तो कुछ ऐसा हो जाता है कि इसके जो वाइब्रेशंस ऑल अराउंड हो रहे हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर फिक्स हो जाते हैं। पर्टिकुलर डायरेक्शन में उनका कंस्ट्रेंट बन जाता है कि वो उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। इसे क्या कहते हैं? पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। तो ये जैसे मान लो ये निकला तो आपका वाइब्रेशन केवल इस डायरेक्शन में हो गया, है ना। ये नेचर ने ऐसी बहुत सारी चीजें बनाई हैं जिनसे ऐसी घटना घटित होती है, इसे कहते हैं पोलराइज्ड। तो देखिए ये नॉर्मल जो है अनपोलराइज्ड लाइट का रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, जबकि पोलराइज्ड लाइट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पोलराइज्ड लाइट, है ना। अगर मान लीजिए ये आपका जो है ये है, तो इसमें अगर पोलराइज्ड लाइट है तो वाइब्रेशन ऐसे हो रहे हैं, ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन है। तो ध्यान दीजिए, और या फिर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस ऐसे हैं, ऐसे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन। अब आप यहां थोड़ा समझने की कोशिश करें इन दोनों डायग्राम्स में डिफरेंस क्या है। जब आपके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के वाइब्रेशंस इस तरह से हैं, इस तरह से हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन वो है जिसमें वाइब्रेशंस नहीं है, तो वो क्या होगा? बोर्ड के अलोंग होगा। और ये आपके वाइब्रेशंस ऐसे हैं तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऐसे, राइट। अब आप देखो कि ये आपके पोलराइज्ड लाइट का रिप्रेजेंटेशन है ना, ये भी है और ये भी है। अब हम बात करते हैं कि ये पोलराइज्ड लाइट मिलती कैसे कैसे है, हाउ मेनी वेज और हाउ मेनी स्टाइल्स ऑफ दिस पोलराइज्ड लाइट। अब देखिए मैं आपको पोलराइज्ड लाइट जो है ना, इसकी एक सबसे अच्छी बात बता देता हूँ। ये पता है पोलराइज्ड लाइट जो होती है वो हमारी आईज के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। एक तो इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है ना, दूसरा इसके ऑलराउंड वाइब्रेशंस नहीं होते, तो हमें थोड़ा कूल फील होता है, देखने में थोड़ा अच्छा लगता है ना। तो इसलिए आजकल पोलराइजर का यूज बहुत ज़्यादा होने लग गया है, कॉमर्शियल यूज होने लग गया है ना। जो बढ़िया कार आती हैं, जो अच्छी क्वालिटी कार्स आती हैं, उनमें पोलराइजर्स लगे रहते हैं। तो वो क्या होता है, सामने से कोई गाड़ी आ रही होती है तो उसका जो ग्लेयर होता है, वो चमक जो होती है उसको क्या कर देता है, थोड़ा सा कम कर देता है। तो चलिए हम बात करते हैं पोलराइजेशन के तरीके की। तो देखो सबसे पहला तरीका जो पोलराइजेशन का है, तो देखिए मेथड्स ऑफ पोलराइजेशन। पहली बात करेंगे हम रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, देखिए नेचर ने या कहिए गॉड ने हमारी नेचर में जितने भी मटेरियल पाए जाते हैं उन मटेरियल्स के लिए एक रूल बनाया है। कोई भी मटेरियल ऐसा नहीं है जो 100% लाइट को रिफ्लेक्ट करे और 100% या 100% को रिफ्रैक्ट करे, यानी रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन 100% किसी से नहीं होता। यानी हर मटेरियल जो भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल है उसमें कुछ ऐसी क्वालिटी होती है कि कुछ परसेंटेज ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और कुछ परसेंटेज ऑफ लाइट को रिफ्रैक्ट करता है, राइट। तो जैसे मान लो ये एक सीट है, ट्रांसपेरेंट सीट है ना, ट्रांसपेरेंट सीट है। अब आपके यहां पर एक नॉर्मल है ना, यहां एक रे ऑफ लाइट आ रही है, रे ऑफ लाइट आ रही है, करेक्ट। अब आप ध्यान दीजिए, अगर ये रे ऑफ लाइट आई है और ये एंगल ऑफ आई है, करेक्ट, तो ये रिफ्रैक्शन होगा। देखिए अ पीस, अ पार्ट विल बी रिफ्लेक्टेड एंड अदर विल बी रिफ्लेक्टेड। यानी कि ऐसा नहीं है कि दोनों केवल रिफ्रैक्शन, दोनों होंगे, लेकिन हर मटेरियल के लिए एक ऐसा सिचुएशन होता है, एक ऐसा पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, स्पेसिफिक एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है हर मटेरियल के लिए। पानी के लिए भी होता है, कांच के लिए भी होता है, ग्लिसरीन के लिए भी होता है, अल्कोहल के लिए भी होता है, सब के लिए एक ऐसा पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है कि अगर हम उस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर लाइट डालते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बनता है। तो ध्यान दीजिए, फॉर एवरी मटेरियल
एवरी ट्रांसपेरेंट मटेरियल, है ना, फॉर एवरी ट्रांसपेरेंट मटेरियल, और स्पेसिफिक एंगल ऑफ इंसिडेंस, स्पेसिफिक एंगल ऑफ इंसिडेंस for which reflected rays and refracted rays are mutually perpendicular. Mutually perpendicular. तो देखिए रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, ये एंगल 90 डिग्री हो जाता है, ऐसा होता है ना, 90 डिग्री होता है। तो फॉर एवरी ट्रांसपेरेंट मटेरियल स्पेसिफिक एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच रिफ्लेक्टेड रेज एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, है ना, इज कॉल्ड एंगल ऑफ पोलराइजेशन, है ना। फॉर दिस स्पेशल एंगल ऑफ इंसिडेंस IP, फॉर दिस स्पेशल एंगल ऑफ इंसिडेंस IP, the reflected ray is found fully polarized, 100% polarized हो जाती है साहब, found fully polarized। ये एक पर्टिकुलर एंगल है, हर मटेरियल के लिए अलग अलग है पोलराइज्ड, है ना। तो ध्यान दीजिए, ये जो पोलराइज्ड एंगल ऑफ पोलराइजेशन है, इसको कहते हैं हाँ, इट इज एंगल ऑफ पोलराइजेशन IP, है ना। ब्रूस्टर्स लॉ, what is Brewster's law? If IP is angle of polarization, then mu is equal to tangent IP। ये मैं आपको समझा देता हूं कैसे आया। देखिए ब्रूस्टर्स लॉ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये हुआ कैसे ब्रूस्टर्स लॉ। तो मैं बताता हूं क्या है ब्रूस्टर्स लॉ। इधर देखो, ये डेफिनेशन मिटा दूं या चलो रहने दो, सब कुछ रहने दो, कुछ मत मिटाओ। ये आई है बेटा, जब ये आई है तो ये क्या है, ये भी आई होगा, निश्चित ही आई होगा, है ना। ये आर है, ये क्या है, आर है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आई है तो ये आई होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर, है ना। तो अब देखो आप क्या चक्कर है। अब मैं कहूंगा आई प्लस आर प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब आई प्लस आर इक्वल टू 90 डिग्री, सिंपल। आई प्लस आर इक्वल टू 90 डिग्री। दिस आई इज व्हाट आईपी, दिस आर इज व्हाट आईपी। यानी कि आप जो है किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल पर जब रे इंसिडेंट करते हैं तो वो जो रे इंसिडेंट होती है वो किसी भी एंगल पर हो सकती है, लेकिन एक पर्टिकुलर एंगल ऐसा होता है, होने को तो किसी भी एंगल पर कर लो जी, आपके जैसे जहां करो, है वो एक आपका मामला है। लेकिन ब्रूस्टर साहब ने कहा, ब्रूस्टर्स ने क्या कहा, ब्रूस्टर्स लॉ स्टेट्स दैट फॉर एवरी मटेरियल there is a specific angle of incidence at which if light is incident then reflected light and refracted light are mutually perpendicular। मतलब 90 डिग्री का एंगल होता है दोनों के बीच में, are perpendicular, है ना। this particular angle of incidence is called as angle of polarization, है ना। तो for this specific angle of incidence, that is IP, the reflected ray is found fully polarized। reflected ray is found fully polarized, not refracted। refracted जो है partially polarized होती है। तो चलिए अब देखो, मैं इस लाइन को यहाँ पे लिख रहा हूँ, ब्रूस्टर्स लॉ को प्रूव कर रहा हूँ मैं कि
ये जो म्यू है ना वो टेंजेंट आईपी के बराबर होता है। यस करेक्ट, होता ही है। देखिए कैसे हो गया। आपने स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा, म्यू इक्वल टू टेंजेंट आईपी, म्यू इक्वल टू टेंजेंट आईपी। कैसे, अब देखो म्यू इक्वल टू हम सॉरी टेंजेंट आईपी तो आ जाएगा आपका रिजल्ट। हम लिखेंगे साइन आई अपॉन साइन आर, तो साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई को मैं लिखूंगा साइन आईपी, ओके। साइन आर को क्या लिखूंगा, साइन 90 माइनस आईपी। इसका मतलब म्यू बराबर आ गया साइन आईपी अपॉन कॉस आईपी। इसका मतलब ये टेंजेंट आईपी आ गया। ये आपका ब्रूस्टर्स लॉ होता है, करेक्ट। चलिए, जब आपके पास में ये लॉ आ गया, अब हम जरा बात करना चाहते हैं रिफ्लेक्टेड रेज, वो सॉरी रिफ्रैक्टेड। रिफ्रैक्टेड रेज क्या होती हैं कि उनका भी पोलराइजेशन तो होता है, लेकिन दे आर पार्शियली पोलराइज्ड। इस वाले केस में जब ये इंसिडेंस एंगल, एंगल ऑफ पोलराइजेशन के बराबर हो जाता है, तो रिफ्लेक्टेड तो पूरी की पूरी पोलराइज होती है, लेकिन रिफ्रैक्टेड जो है पार्शियली पोलराइज होती है। अब हम अगर रिफ्रैक्टेड लाइट का भी अगर पोलराइजेशन बढ़िया से करना चाहते हैं, तो हम क्या कर देते हैं, काफी सारे स्लैब्स लगा देते हैं। जैसे एक स्लैब लगाया आपने, इधर देखो, मान लीजिए आपने यहां पर एक स्लैब लगाया, एक स्लैब, सिंगल स्लैब, है ना। अब आपकी अनपोलराइज्ड लाइट यहां आई, रिफ्लेक्शन हो गया, है ना। सपोज आईपी एंगल पर आया है ये लाइट, इसका मतलब फुल्ली रिफ्लेक्ट वाली जो बीम है वो पोलराइज्ड होगी फुल्ली, करेक्ट। तो इसको हम ऐसे ऐसे कह सकते हैं, ऐसे ऐसे कह सकते हैं ना, मतलब ये और ये यहाँ पे ऐसे ऐसे हो जाएगी, करेक्ट, ये इस तरह से, तो ये फुल्ली पोलराइज्ड है, ओके। यहाँ पर आपने इसको जो है लाइट जो दी वो रिफ्लेक्टेड थी, तो ये पार्शियली पोलराइज्ड है। अब आप इस पार्शियली पोलराइज्ड लाइट जो है, अगर इसको भी आप फुल्ली पोलराइज्ड बनाना चाहते हैं, तो उसका तरीका है, आप यहाँ पर एक स्लैब और लगा दीजिए, फिर यहाँ पर आप इसको करिए, है ना, रिफ्लेक्ट करिए, है ना, फिर आप यहाँ पर एक स्लिप और लगा दीजिए। इस तरह से स्लैब लगाते रहिए, काफी सारे स्लैब्स लगा दीजिए। तो बेसिकली पता है क्या होता है, स्लैब्स के बीच में कितनी भी कोशिश कर लीजिए आप स्लैब्स को प्लेन बनाने की, थोड़ी बहुत एयर तो ट्रैप हो ही जाती है। स्लैब्स के बीच में हल्की फुल्की थोड़ी बहुत एयर तो ट्रैप हो ही जाती है। वो जो छोटी सी भी एयर की लेयर बन जाती है, एयर की लेयर बन जाती है, तो पता है क्या होता है, एक बार रे ऑफ लाइट जो है रिफ्लेक्ट होती है, फिर वापस से उस एयर में जाती है, और फिर वापस से रिफ्लेक्ट होती है, फिर वापस से एयर में जाती है, फिर वापस से रिफ्लेक्ट होती है, फिर जाती है एयर में, फिर रिफ्लेक्ट होती है। ये जो कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन चलता है, हर बार जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो क्या होती है, कुछ ज्यादा पोलराइज्ड होती चली जाती है। लास्ट में हमें बेस्ट अच्छी पोलराइज्ड लाइट मिल जाती है, लेकिन हम इस मेथड का यूज ज्यादा करते नहीं है, क्योंकि ये जो मेथड है ना, ये काफी सारी लाइट तो हमारी वेस्ट कर देता है। ये रिफ्लेक्टेड वाला सही है साहब, रिफ्लेक्टेड वाला सही है। चलिए अब हम आपको बताते हैं पोलराइजर। पोलराइजर क्या है, आजकल एक कॉमर्शियल फिल्म है ना, कॉमर्शियल फिल्म है, और ये बाजार में मिलता है पोलराइजर, है ना, पोलराइजर। तो आप देखिए पोलराइजर क्या है, एक कॉमर्शियल फिल्म है और ये आपके बाजार में मिलता है। तो पोलराइजर जो होता है वो क्या, एक तरह का फिक्स एक्सिस वाली फिल्म होती है एक, कि उसको उस एक्सिस पर जब भी लगाते हैं, या मतलब मान लो उसको लगाते हैं, लाइट आती है, तो उस पर्टिकुलर एक्सिस पे ही लाइट जो है वाइब्रेट करती है, परपेंडिकुलर में सारा का सारा वाइब्रेशन खत्म हो जाता है। ये पोलराइजर होता है। तो पोलराइजर जो है ये एक्चुअल में कॉमर्शियल इंस्ट्रूमेंट है लाइट को क्या करने का, पोलराइज करने का। जैसे मान लो यहां से एक रे ऑफ लाइट आ रही है, यहां से एक रे ऑफ लाइट आ रही है और ये अनपोलराइज्ड है। क्या है, अनपोलराइज्ड, अनपोलराइज्ड। ये अनपोलराइज्ड, ये रे ऑफ लाइट आ रही है। तो आप ध्यान दो क्या होता है,
जब ये यहाँ आती है लाइट, तो यहाँ पर अगर हमने एक पोलराइजर रख दिया, पोलराइजर की मान लो ये पोलराइजर रखा हमने और एक्सिस मान लो पोलराइजर की इधर है, तो देखिए क्या होगा, क्या होगा जब आप ये पोलराइजर रख देंगे ना इस एक्सिस पर, तो आप देखो क्या होगा, यहां से जो लाइट निकलेगी ना वो पर्टिकुलर बस इसी डायरेक्शन में वाइब्रेशन करेगी, एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन में ही वाइब्रेशन होगा। इसे कहते हैं पोलराइजर नंबर 1, तो दैट इज पोलराइजर 1, है ना, फर्स्ट नंबर का पोलराइजर, राइट। अब यहां अगर लाइट की इंटेंसिटी आई होती है, आई इनिशियल, तो यहां पर जो लाइट आती है उसकी इंटेंसिटी हो जाती है आई इनिशियल अपॉन 2, इसको हम आई नॉट कह सकते हैं। आई नॉट इज व्हाट, आई नॉट इज इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट, दैट इज आई इंसिडेंट अपॉन 2 होता है। ये अगर इंसिडेंट है ना लाइट, जो भी अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी इतनी है, तो पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी आधी होती है। मतलब वो क्या होता है कि जो वाइब्रेशंस होती है ना, एनर्जी वाइब्रेशंस, तो अब देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस होते हैं, तो क्या होता है कि थोड़े बहुत जो वाइब्रेशन इधर या उधर होते हैं ना, उनको एक तरफ वो स्क्वीज कर देती है, तो इसलिए वो एनर्जी जो है ना वो आधी बन जाती है ना, क्योंकि जो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे होते हैं उनमें से काफी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो आधी एनर्जी बर्बाद हो जाती है, आधी एनर्जी काम आती है, करेक्ट। अब अगर एक पोलराइजर और ले लेंगे, एक पोलराइजर और ले लेंगे, तो देखिए क्या होगा, एक पोलराइजर और ले लेंगे, तो अगर ये पोलराइजर आपने एकदम पैरेलल रख दिया, मान लो एक पोलराइजर और ले रहा हूं मैं, अगर उस पोलराइजर को इसके पैरेलल रख दिया, एग्जैक्टली सेम पैरेलल एक्सिस में रख दिया, तो क्या होगा, बोलो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा। होगा क्या, यहां से जो लाइट निकली वो पूरी की पूरी वापस निकल जाएगी, वहां से निकल जाएगी, क्योंकि एक्सिस तो सेम है ना, एक्सिस सेम है। लेकिन अगर मैंने एक्सिस को कुछ एंगल बना दिया, अगर मैंने एक्सिस को कुछ एंगल बना दिया, कुछ एंगल बना दिया, तो देखो क्या होगा, है ना। थोड़ा डायग्राम मेरे से अच्छा नहीं बन पा रहा है ना, मेरे को एक्चुअली में ड्राइंग बनाना आता नहीं है, चलो फिर भी मैं बनाता हूँ, अच्छे से कोशिश करता हूँ। चलो देखो जी, ये आपकी जो है ना एक्सिस को मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दे रहा हूँ, करेक्ट। चलो देखिए, अब ये कुछ पहले वाला जो डायरेक्शन था एक्सिस का वो ये था, अब ये एंगल कुछ थीटा बन गया, ये एंगल कुछ थीटा बन गया, करेक्ट। अब यहां जो लाइट आएगी उसका पोलराइजेशन इस एक्सिस के अलोंग होगा, उसका पोलराइजेशन किसके अलोंग होगा, इस एक्सिस के अलोंग होगा। यहां से जो लाइट आएगी ऐसे 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 पोलराइजेशन होगा, दैट इज वो सॉरी मतलब वाइब्रेशंस ऐसे होंगे, वाइब्रेशंस ऐसे होंगे, राइट। तो आप देखो क्या हुआ, यहां जो आई आएगा वो आएगा आई फाइनल, दैट इज आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। इट इज कॉल्ड एज मेलस लॉ, इट इज कॉल्ड एज मेलस लॉ। ये मेलस का नियम है, किसका नियम है, मेलस लॉ। अब ये जो मेलस लॉ है ना बेटा, इस मेलस लॉ की बात मैं आपको बता रहा हूं कि आपका जब ये अगर देखिए थीटा बराबर आपका 0 डिग्री होता, 0 डिग्री होता, तो क्या होता, आई एफ बराबर आई नॉट हो जाता, मतलब यहां जो होता वही यहां पे होता, है ना। लेकिन अगर थीटा बराबर मान लीजिए 90 डिग्री हो जाए तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाए तो दोनों क्रॉस कर जाएंगे, दोनों क्या कर जाएंगे, एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, सब समापन समारोह हो जाएगा, क्यों cos 90 क्या होता है, 0 होता है। ये चीजें है ना, तो ये जो कुछ चीजें हैं, कुछ टूरमेलिन टाइप क्रिस्टल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो भी लाइट को क्या कर देते हैं, पोलराइज्ड कर देते हैं, और लाइट का कुछ हिस्सा पोलराइज कर देते हैं, कुछ हिस्सा अनपोलराइज कर देते हैं, और जो है वो अलग अलग चलती हैं, इसको डाइक्रोइज्म कहते हैं। जैसे टूरमेलिन क्रिस्टल पर लाइट आई तो कुछ हिस्सा गया और कुछ हिस्सा नहीं गया, तो वो क्या है, जो पोलराइज्ड लाइट है वो भी होती है, और कुछ जो अनपोलराइज्ड है वो भी होती है, अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डाइक्रोइज्म, है ना। स्कैटरिंग से भी कुछ पोलराइजेशन होता है, स्कैटरिंग में
जो पोलराइजेशन होता है वो बहुत ही कम होता है, तो उसका हम यूज नहीं करते। मेलर्स लॉ आपको बता दिया। कुछ अजीब गरीब पदार्थ जो है ना नेचर ने बनाए हैं, कुछ मटेरियल ऐसे बनाए हैं जो पोलराइज्ड लाइट को भी चकरी खिला देती है, उन्हें कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिव मटेरियल। देखिए कैसे, ऑप्टिकल एक्टिविटी, नेक्स्ट टॉपिक इज ऑप्टिकल एक्टिविटी। इसको आप समझिए क्या है ये ऑप्टिकल एक्टिविटी। जैसे मान लो आपके पास में, देखिए ऑप्टिकल एक्टिविटी समझा रहा हूं मैं आपको क्या चीज है ना, इस पर भी कभी कभी सवाल आ जाता है। ऑप्टिकल एक्टिविटी, ध्यान दो, मान लीजिए यहां से कोई अनपोलराइज्ड लाइट थी, एक मिनट जरा, जस्ट अ मोमेंट। हाँ जी, यहां से मान लीजिए कोई अनपोलराइज्ड लाइट थी जो कि एकदम अनपोलराइज्ड थी, पोलराइज्ड थी नहीं, राइट। अब यहां हमने मान लो एक पोलराइजर रख दिया, क्या रख दिया, पोलराइजर। पोलराइजर रख दिया तो क्या होगा, क्या होगा बताओ, क्या होगा, पोलराइज्ड हो जाएगी यार लाइट, और क्या होगा, हाँ हाँ पोलराइज्ड हो जाएगी। पोलराइज्ड हो जाएगी तो ऐसे वाइब्रेशन करने लग जाएगी। अब आप समझने की कोशिश करिए, ये तो पोलराइज्ड लाइट हो गई। हमारे नेचर के अंदर कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं कि जब हम उस मटेरियल में से पोलराइज्ड लाइट को क्रॉस कराते हैं, पास कराते हैं, तो उसका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन घूम जाता है। हाँ, इट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब समझिए कि जैसे ही कोई पोलराइज्ड लाइट किसी किसी मटेरियल में से पास होती है, तो वो जो मटेरियल होता है वो उसकी प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को घुमा देता है। जैसे मान लो ये गया, अब मान लो यहां पर मैंने कुछ मटेरियल रख दिया, है ना, राइट। अब ये मान लो कोई लिक्विड है ना, ऐसे लिक्विड यहां पाए जाते हैं, है ना, सॉलिड्स भी होते हैं, सॉलिड्स भी होते हैं। अब इसके अंदर से जब ये लाइट गुजरेगी तो इसका जो ये प्लेन ऑफ, ये वाइब्रेशन प्लेन है ना, ये थोड़ा सा घूम जाएगा, थोड़ा सा घूम जाएगा। यहां से गुजरेगी तो बिल्कुल कम घूमेगा, है ना, यहां कम घूमेगा, फिर थोड़ा और घूमेगा, फिर थोड़ा और घूमेगा, फिर थोड़ा और घूमेगा, और लास्ट में, मतलब आप समझ रहे हो मेरी बात, जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे घूमता निकल जाएगा। अब अगर मान लीजिए ये लेंथ L है, ये लेंथ L है, यहां पर हम इस थीटा को अगर मान लो 0 डिग्री कह दें, इस वाले थीटा को 0 डिग्री कह दें, यहां पर जो ये घूम गया वो अगर एंगल थीटा हो जाए, इसका मतलब ये हुआ कि पोलराइज्ड लाइट जब उस मटेरियल में से गुजर रही है, पोलराइज्ड लाइट जब उस मटेरियल में से गुजर रही है तो क्या हो रहा है, लाइट जो है वो उसमें से निकलेगी। निकलेगी तो क्या होगा कि वो L लेंथ से निकलेगी, है ना। तो L लेंथ से जब निकलेगी तो ये जो है ना यहां से निकलेगी। तो अब देखो क्या है, जैसे मान लो यहां पर से थीटा निकली, थीटा निकला, तो पता है इसको हम कहेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी, है ना, ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो देखो क्या होगा, इस ऑप्टिकल एक्टिविटी के अंदर एक टर्म डिफाइन करने जा रहा हूं मैं, स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन, तो स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है, स्पेसिफिक रोटेशन होता है एंगल रोटेटेड फॉर पोलराइज्ड लाइट, एंगल रोटेटेड फॉर पोलराइज्ड लाइट अपॉन लेंथ, लेंथ मतलब थ्रू विच इट क्रॉस्ड, इनटू कंसंट्रेशन, इनटू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन यानी कि जो आपका ये मटेरियल है वो कितना कॉन्सेंट्रेटेड है ना, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मटेरियल डिजोल्व किया गया है, तो ये चीज है। अच्छा, अब यहां भी जो है ना आपको दो तरह की एक्टिविटी दिखाई देती है। अगर आपका जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है या प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है वो अगर क्लॉकवाइज गया है, क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, मान लो आपने यहां से भेजा और वो क्लॉकवाइज घड़ी के डायरेक्शन में घूम गया है, तो उसको कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस, डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस, घड़ी की डायरेक्शन में। तो घड़ी की डायरेक्शन में क्लॉकवाइज अगर घूम गया है, क्या घूम गया है, क्लॉकवाइज,
क्लॉकवाइज घूम गया है तो इसको कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, है ना, डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस, है ना, डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस। अच्छा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम गया है तो उसको क्या कहते हैं, लेवियो रोटेटरी सब्सटेंस। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम गया है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, तो उसके क्या कहेंगे, उसको कहेंगे लेवियो रोटेटरी सब्सटेंस। इस तरह से एक्चुअल में हमारा जो वेव ऑप्टिक्स वाली जो हमारी कहानी थी, वेव ऑप्टिक्स जो हमको पढ़ना था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, वेव ऑप्टिक्स का समरी बना चुके हैं। प्लीज आप इस समरी के पूरे नोट्स बना लीजिए, है ना। मैं एक लेक्चर वेव ऑप्टिक्स पर ऐसा डालने वाला हूं, अगली बार आ जाएगा, मतलब वो लेक्चर जो है, नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वेव ऑप्टिक्स पर, उसमें हम क्या करेंगे कि जेईई एडवांस के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले सालों के अंदर, तो लगभग 10-12 क्वेश्चंस जो है उसको मैं सेलेक्ट करूंगा और सेलेक्ट करके अगले वीडियो में उन 10-12 क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन डालेंगे। इससे क्या है, आपको ये जो वेव ऑप्टिक्स वाला जो चैप्टर है इसकी एप्लीकेशन समझ में आएगी। यानी वेव ऑप्टिक्स के सारे फॉर्मूले आपको मैंने बता दिए। ये 3 लेक्चर हो गए, फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर। एक्चुअली वेव ऑप्टिक्स एक बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट को हमने क्या किया, लगभग मैंने हर चीज इसमें टच करने की ट्राई की है, अपनी तरफ से ये कोशिश की है कि सब कुछ इसमें टच कर दिया जाए। तो हम अगले लेक्चर में इस वेव ऑप्टिक्स के कुछ 10-15 सवाल लेंगे जिसमें सारा वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस आएंगे, और वो जो है जो आपके जेईई एडवांस में आए हुए हैं, और या जेईई मेन के भी हो सकते हैं। कोई ऐसा कानून नहीं बना हुआ है कि हम जेईई एडवांस के ही लेंगे, जेईई मेन के भी हो सकते हैं। जेईई मेन में भी बहुत अच्छे सवाल आते हैं कई बार। तो जो है वो जो बढ़िया क्वेश्चंस हैं उनको मैं छांट लूँगा और छांट करके उसके सॉल्यूशन दूंगा। आप लोग वो सॉल्यूशंस देखिएगा। उन सॉल्यूशंस को देखने के बाद में आपको जो है ना सब्जेक्ट काफ़ी क्लियर हो जाएगा, फिर आप उसकी एप्लीकेशन लेवल बड़े आसानी से कर पाएंगे, है ना। जो अपन अगला लेक्चर होगा वो मैं लेना चाहता हूँ, ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स को कंप्लीट करना चाहता हूँ ब्रीफ में, राइट। ओके, बाय।